और मैं बता दूं, जीता बंदा। मेरी एक और आदत है, असल में मैं ना आंकड़े और अपना होमवर्क पूरा करके आता हूं। नासिर हुसैन वहां 2014-19 में टिकट पाना चाहते थे और वही लड़ रहे थे। इन्हीं आजम खान ने नासिर हुसैन का टिकट कटवा दिया और एसटी हसन को दिलवा दिया। तब उस समय कोई भी यह नहीं पूछने आया कि यह नासिर हुसैन के साथ इतना गलत क्यों हुआ। मैं बता रहा हूं, आप एचटी हसन को कटवाना चाहते थे तो उसका नाम ना भर देते थे, पहले ना कटवा देते। अरे ये तो आप पहले पार्टी पर्चा के नेता भरवाते के हैं फिर कहने पे कटवाते हैं। बदला, वो मायावती ने बदला तो भारतीय जनता पार्टी के कहने पे बदला। ये अंतर है दोनों में। मैं डिबेट, बिलाल जी मैं 10वें चरण पे आ जाऊं, क्योंकि मेरे पास एक सीट ऐसी है। आपसे पूछने से पहले सुधांशु जी ने भी कुछ कहना चाहा था। सुधांशु जी आप क्या कह रहे थे? आप बोल लीजिए अपनी बात, फिर मैं उस जो क्वेश्चन आप लूंगा वो सबसे पूछूंगा उसका आंसर। नहीं, दरअसल मैं ये बसपा को लेकर जो आलोक जी कह रहे हैं, मैं देखिए कोई भी राजनीतिक दल का उद्देश्य क्या होता है? संगठन को बढ़ाना, चुनाव में जीतना और पार्टी को मजबूत करना। पिछले 8 साल 7 सालों में क्या बसपा ऐसा करती हुई दिख रही है क्या? 2014 लोकसभा चुनाव लड़ती है बसपा, कितनी सीट आई थी? 0, 0। 2019 में अलायंस करते हैं, 10 सीट आती है। जो पार्टी एक समय में एक राज्य में शासन करती है उसके विधायकों की संख्या आज के दिन है 1। 2012 में शासन करने वाली पार्टी 2022 में 1 सीट पर सिमट जाती है। 2012 तक शासन कर रही थी वो। उसके बावजूद भी अगर टिकट के चयन में, संगठन बनाने में अगर ये दिखाई नहीं दे रहा हो कि कोई पार्टी जीतने के लिए लड़ रही है, तो फिर आप उसको किस तरीके से देखेंगे? दूसरा महत्वपूर्ण चीज है, बसपा का गठन काशीराम जी ने जिस महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर किया था वो सामाजिक न्याय की लड़ाई थी। बिल्कुल। आज लगातार विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि 400 पार का जो नारा दिया गया उसे संविधान बदल दिया जाएगा और आरक्षण खत्म हो जाएगा। उसके बावजूद भी बसपा उन संगठनों से जुड़ने का प्रयास करते हुए नहीं दिखती है जो इसके खिलाफ लड़ रहे हैं। तो इसको कैसे देखेंगे आप जरा इस चीज को भी तो देखिए ना। बिल्कुल पूरा हक है बसपा को कि वो अपनी पार्टी अपना कैंडिडेट खड़ा करे, लड़े, लेकिन इसका ये सुधांशु जी आपका टेक ले लिया। कोई ना कोई आलोक जी, क्योंकि आप पर 2 तरफा या 3 तरफा वार हो गए आपकी बात पर बसपा वाले, तो आप एक 10 सेकंड जवाब दीजिए। अब बिलाल जी के पास जाना बहुत जरूरी है। तो क्या हम माने कि वेस्ट बंगाल में कांग्रेस भी वोट कटवा है? क्या इंडिया गठबंधन का नुकसान कर रही है? कांग्रेस की भी वही हैसियत है वेस्ट बंगाल में, वो क्यों लड़ रही है चुनाव जब वहां जीतने की हैसियत में नहीं है? अगर हम यहाँ बसपा की बात करेंगे तो हमें वेस्ट बंगाल में कांग्रेस भी वही काम कर रही है, वो क्यों लड़ रही है? कांग्रेस ने अलायंस की कोशिश, वैलिड पॉइंट है नहीं नहीं सर, बीच में नहीं, देखिए मैं दूसरी बात बोल रहा हूँ सर, बीच में नहीं, बीच में नहीं सर। फिर आप दूसरी बात है, जो ये लोग कहते हैं 400 पार आएगा संविधान बदल देंगे, मैं कहता हूँ परमपिता परमेश्वर है जो संविधान नहीं बदल सकते, बात झूठ है। क्योंकि लेकिन संसद के पास तो फिर लल्लू सिंह, अरुण गोविल, अनंत हेगड़े, लिस्ट लंबी है, छोड़ दीजिए। सर मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, 30 सेकेंड। सर संविधान बदलने का मतलब वैनिश कर देना नहीं है, और अगर ऐसा है तो कांग्रेस ने 1975 में कर दिया था, उससे बड़ा क्या होगा 350 सीटों के साथ में। इसलिए संविधान बहस असल में मैं जितना लोकलाइज रखना चाहता हूँ वो बहस बड़ा राष्ट्रीय मुद्दे पहुंच जाती है। आप 400, अभी बीजेपी 400 का सपना देख रही है, कांग्रेस 414 सीट जीती है लोकसभा में, तो अगर वो चाहती तो वो कर चुकी होती। 350 में बदल दिया था सर, इसलिए तो कह रहा हूं ना, वो अभी जब नेता बयान देते हैं, जिन नेताओं ने बयान दिया, क्या कभी उस समय में स्पष्टीकरण आया? लगातार वो हेगड़े लगातार बोल रहे हैं। नहीं, अनंत हेगड़े का टिकट काट दिया बीजेपी ने। क्या मतलब? अनंत हेगड़े का मैसूर ग्रामीण या सदर सीट है, वहां से टिकट काट दिया। उसकी बात नहीं, कैंडिडेटों ने दिया है। मैं यूपी तक ही सीमित रखता हूं अपनी डिबेट, और मैं लोकलाइज जो 10 सीटों पे लड़ रहा था उसमें पूछ रहा हूं, और बड़ा बंगाल से लेके काफी कुछ चला गया। बिलाल जी, बरेली एक ऐसी सीट है ना, वो टेस्ट हो जाएगा। 2009 छोड़ के 89 से, अगर जब से बीजेपी का उभार हुआ है, ध्रुवीकरण की राजनीति शुरू हुई इस देश में और सोशल इंजीनियरिंग की, तब से संतोष गंगवार
मतलब निर्विवाद तरीके से जीतते आए हैं। 2009 अपवाद है। इस बार संतोष गंगवार का टिकट काट देती है बीजेपी, छत्रपाल गंगवार को देती है। सामने है प्रवीण सिंह ऐरन, जो 2009 के अलावा 5वां चुनाव ये लड़ रहे हैं। सांसदी का जीते नहीं, कांग्रेस से भी लड़ लिए, सब लड़ लिए। वहां पर छोटेलाल गंगवार, उनका टिकट मिलता है बीएसपी से, पर्चा खारिज हो जाता है। बड़े आरोप लगते हैं कि बीएसपी के जिला अध्यक्ष ने, और वो ऐसे साक्ष्य भी सामने आने लगे, सोशल मीडिया कुछ छुपने नहीं देती है, कि ये बीएसपी के कैंडिडेट का पर्चा जानबूझ के साइन नहीं करवाए गए और बीजेपी ने खारिज करा लिया। लेकिन और ये वो सीट है जहां ध्रुवीकरण उत्तर प्रदेश में लोग संभल मानते हैं, हर जगह बताते हैं मुरादाबाद, रामपुर, लेकिन ये वो सीट है जहां 6.5 लाख मुस्लिम है आज की डेट में, और ध्रुवीकरण की दम पे हमेशा बीजेपी वहां सबसे मजबूत गढ़ बना गई। लेकिन इस बार वहां 1 पर 1 है, एक तरफ एनडीए के कैंडिडेट और एक तरफ इंडिया के। अगर यहां का रिजल्ट कुछ बदलता है तो क्या यह माना जाए कि ध्रुवीकरण ही जिताती है भाजपा को? और जो आज ट्रेंड मिला है, संतोष गंगवार की नाराजगी वोटरों में कम दिखाई दी, और वो इसीलिए वोट ऑफ परसेंटेज में भी इन 10 सीटों में कम है। आपका टेक? देखिए पुष्कर जी, एक तो आपने सवाल की जो डायनेमिक्स है बहुत टेक्निकल भी है, और बहुत खूबसूरत सवाल आपने किया है, बड़ा लॉजिकल सवाल किया। देखिए मैं ये कहना चाह रहा था कि किसी भी कैंडिडेट के टिकट काटने का अधिकार तो पार्टी का होता है, नो डाउट। संतोष गंगवार जी का काट दिया गया, जिस तरह से मेरठ में राजेंद्र अग्रवाल जी का काट दिया गया, जिस तरह से समाजवादी ने एसटी हसन का काट दिया गया। तो लेकिन इस टिकट काटने के बाद आप कितना प्रोडक्टिव टिकट देते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ताकि आपका टिकट काटना जस्टिफाई हो सके। अब जैसे रुचिवीरा वहां से मुरादाबाद से लड़ाई एसटी हसन के खिलाफ, तो वो प्रोडक्टिव साबित हुआ, वो एक प्रोडक्टिव साबित हुआ, जिस तरह की अभी तक रिपोर्ट्स आई हैं। राजेंद्र अग्रवाल का टिकट मेरठ में आपने काटा, अरुण गोविल का दिया, तो वो वहां पर फंस गया चुनाव। इसी तरह संतोष गंगवार के राम थे जबकि स्ट्रॉन्ग इतने इंपॉर्टेंट कैंडिडेट थे, आपने उनका टिकट काटा, तो ये प्रोडक्टिव साबित होगा या नहीं होगा, ये पार्टी का असेसमेंट होना चाहिए कि आप टिकट जब काटते हैं तो इसी आधार पर काटते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी काम कर रही है। तो क्या एंटी इनकम्बेंसी के विरुद्ध आपने टिकट काट दिया, लेकिन उस एंटी इनकम्बेंसी से उभारने के लिए ऐसा टिकट देना चाहिए ताकि वो प्रोडक्टिव साबित हो, जीत कर आए। तो यहाँ पर वो स्थिति फिर उसी पर मैं सवाल खड़ा कर रहा हूँ कि अक्सर पार्टी से एरर होती है, वो जजमेंट नहीं कर पाती, मेरा उसकी दिशा में मैं कहना चाहता हूँ। और जैसे एरन की बात आपने की थी कि एरन वहां पे मेयर भी रह चुके हैं और पुराने कांग्रेसी भी हैं, और यहाँ पर 33% माइनॉरिटीज का भी स्टेक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सीट है, और इस सिचुएशन के अंदर अगर भारतीय जनता पार्टी इस सीट को जिता के ले जाती है, तो ये लगता है कि फिर भारतीय जनता पार्टी जो इन 8 सीटों पर अपना स्टेक है वो मेंटेन किए हुए है, कहीं ना कहीं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर गैर यादव ओबीसी जातियों का ध्रुवीकरण भाजपा के पक्ष में ना होके सपा के पक्ष में हो रहा है, जैसे मैं राइडर के साथ बार बार बोल रहा हूं, तब स्थिति 100% पलटी हुई नजर आएगी। लेकिन यह सब परिस्थितियों पर निर्भर करता है कि लोकल स्तर पर किस तरह से जातीय फैक्टर काम कर रहे हैं, लोकल स्तर पर किस तरह से मुद्दे काम कर रहे हैं। अब देखिए, आपने देखा होगा कि ठाकुरों की जो नाराजगी थी वो पहले चरण से हमें देखती हुई नजर आ रही है, अभी उसको डिफ्यूज नहीं किया गया। तो एक भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी एक नेगेटिव फैक्टर है, वो भी उसको डैमेज करता हुआ नजर आ रहा है। और कहीं ना कहीं संविधान बचाओ का नारा है, वो या तो दलित बिरादरी को या जाटव बिरादरी को या तो वो बसपा तक इंटैक्ट किए हुए भाजपा में नहीं जाने दे रहा, या फिर वो उसका जो ट्रांसफर है वो इंडिया गठबंधन की तरफ होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं जो गैर ओबीसी जाति हैं वो जातीय जनगणना के
को लेकर आज की तारीख में इतनी अवेयर हो चुकी हैं कि वो ध्रुवीकरण के जाल में फंसेंगे या नहीं फंसेंगे, इस पे भी सब कुछ निर्भर करता है। बिल्कुल बिल्कुल, तो कुल इसीलिए मिलाकर मैंने 10 सीटों में ना, बरेली मेरे लिए बड़ा एक्सपेरिमेंट सीट है इस बार, क्योंकि वहां पर यादव नहीं लड़ रहा है सपा या इंडिया गठबंधन से, या वहां पे मुस्लिम नहीं लड़ रहा है जो मुस्लिम बाहुल्य सीट है। वहां पे एक मुश्त वाला जो मतलब वो फायदा होता दिखता है ना संभल अंबल जैसी सीट पे जहां 9 लाख मुस्लिम है, मैंने उसका एग्जाम्पल ले लिया। आलोक जी, आप बड़ा मुस्कुराए जब बिलाल जी बोले। देखिए, संभल पे तो 50% मुस्लिम है, यहाँ 33% मुस्लिम है बरेली सीट पर, लेकिन संभल से ज्यादा अच्छे रिजल्ट भारतीय जनता पार्टी के पास रहे हैं। बिल्कुल, देखिए आलोक जी, तो आप जिस आप दिशा में बात कर रहे हैं पुष्कर जी, वो सारा निर्भर करता है कि गैर यादव बिरादरियां किस पैटर्न पे वोट कर रही हैं। और बिल्कुल, जो ऐसा मैंने आपको मुद्दे बताए, अगर इन मुद्दों के अकॉर्डिंग गैर यादव बिरादरियां वोट कर रही हैं तो फिर समाजवादी पार्टी का 21 है। और अगर भारतीय जनता पार्टी या प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से एक्सपेरिमेंट किए हैं एंटी इनकम्बेंसी के खिलाफ, अगर वो काम कर जाते हैं या प्राइम मिनिस्टर की अपील काम कर जाती है, हालांकि जो सिटिंग में एमपीज है उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर किस तरह से पुल कर रहे हैं, वो एक अलग तरीके से चुनाव को पूरे देश के अंदर एक डिफरेंट नैरेटिव में लड़ना चाह रहे हैं। हम सब लोग जानते हैं वो क्या नैरेटिव है। तो अगर वो फैक्टर काम कर जाता है तो फिर पाला भारतीय जनता पार्टी भी फिर 50-50% इसमें स्टेक मेंटेन। आलोक जी, क्या जो बीजेपी ने सोशल इंजीनियरिंग जब 14 में, गृह मंत्री अमित शाह है जो इस समय, वो यूपी के बीजेपी ने प्रभारी बनाया, 14 का चुनाव जब वो अनुप्रिया पटेल को लाए, राजभर को लाए, जो उन्होंने गैर यादव ओबीसी को एकजुट करके जो रिजल्ट दिया ना, उसने यूपी की दिशा और दशा ही चेंज कर दी। मतलब कि बीजेपी ना 40% से नीचे गिरी ही नहीं। आज भी जो 22 का चुनाव हुआ 42%, 19 के चुनाव में 51%, 14 के चुनाव में 47%। और ये मैं एक बात मानता हूं, अगर कोई राजनीतिक दल अपने छोटे गठबंधनों को मिला के, छोटे साथियों को मिलाकर अगर वो इतना बड़ा वोट लाती है, वोट प्रतिशत, तो उसकी एक तरफा जीत तय हो जाती। 40% अगर नहीं है सीधी कोई लड़ाई, क्योंकि यहाँ बीएसपी भी है, कांग्रेस भी है, तो समाजवादी पार्टी अभी 36 पे आई। आपको क्या लगता है, कोई शिफ्ट दिख रहा है जो ये अखिलेश यादव ने एक टेस्ट किया है? एटा में शाक्य उतारा, आंवला में मौर्य उतारा, हाथरस में वाल्मीकि दिया, फतेहपुर सीकरी खैर कांग्रेस के पास चली गई, वहां रामनाथ सिकरवार है। तो वो जो ये गैर ओबीसी वालों को उन्होंने टिकट बांटे और गैर यादवों में जो ओबीसी है उनको टिकट बांटे, वो क्या अब बीजेपी की वो कोर वोट बैंक पे हिट कर पाए कि नहीं, आपको दिख रहा है? वो पहले, दूसरे और तीसरे चरण तीनों में दिखाई दिया, अब कि उनने मुस्लिम और यादवों से बड़ी दूरी बनाई। पुष्कर जी, एक कहावत है, ओरिजिनल हमेशा ओरिजिनल है और डुप्लीकेट हमेशा डुप्लीकेट। बीजेपी ने जो किया वो जातीय अस्मिता के नेताओं को जोड़ा, इन्होंने कार्यकर्ताओं को वोट दिया। ये कितने कितने अपने दूसरी जात से वोट खींच के लाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने उन जो जातीय नेता थे वो अपना दल बनाए थे, जिनका आपने सबने नाम लिया, पूरे उत्तर प्रदेश से सबको जोड़ा। वो केवल अपने कार्यकर्ताओं में उस जाति का दे दिया। ये बहुत हल्का प्रयास है, ये वो बड़ा प्रयास नहीं है जिससे कि वो जातीय अस्मिता की बात आ जाए और सारे लोग उसको वोट दे दे। 1-8% की बात मैं नहीं करता, बड़ी मात्रा में भारतीय जनता पार्टी ने जातीय अस्मिता को के साथ जोड़ दिया था, चाहे वो राजभर हो, चाहे पटेल हो, जो भी हो। तो वो नेता थे, उनको लगा कि भाई हमारे नेता को जोड़ा गया है, हाँ हम उसके साथ चलते। राजभर जैसे नेताओं के बारे में मत कहलवाइए। अभी 7वें चरण और 6ठे चरण में जब बात करेंगे तो आपको भी जोड़ेंगे। राजभर ने 22 में क्या चुनाव लड़वाया और क्या कहा और कैसे घोसी लड़े
और अब की अरे कैसे भाई, घोसी लड़ रहे हैं अपने बेटे के लिए, वो चलेंगे। समाजवादी पार्टी के तो जो 111 में राजभर का क्या योगदान रहा पूर्वांचल से, जब वो बीजेपी के साथ थे तो क्या था, और जब बीजेपी समाजवादी पार्टी के साथ थे तो सीटों में क्या अंतर आया, आपको नहीं पता? आपको तो सब पता है पुष्कर जी। तो इसलिए हम जो एनालिसिस करते हैं फैक्ट्स पे, हम कौन सा फैक्ट उठाते हैं, बिल्कुल ये इस पे निर्भर करता है। तो राजभर को आप कुछ भी कहें, लेकिन अखिलेश के साथ थे तो पूर्वांचल में बीजेपी का बहुत अच्छी तरह से नुकसान पहुंचाया है। हाँ, गाजीपुर अम्बेडकर नगर साफ होते चले गए, अम्बेडकर नगर जी, गाजीपुर आप 5 कहते हैं जिले कि साफ हुए। जी, समाजवादी पार्टी के साथ थे तो राजभर का प्रभाव था, और बीजेपी के साथ थे तो राजभर का प्रभाव नहीं रहेगा, ये कहना चाहते हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता, वो प्रभाव तो सब जगह देंगे। बीजेपी तो ज्यादा बड़ी पार्टी है, और बीजेपी ने तो जाति समीकरण और भी जोड़े हैं, सबको जोड़ा अपने कैनवस में। तो अगर वो समाजवादी पार्टी के साथ साथ लाभदायक है तो बीजेपी के साथ भी लाभदायक है, और अगर समाजवादी पार्टी के साथ लाभदायक नहीं है तो बीजेपी के साथ लाभदायक तो नहीं जो है। शाख मौर्य वाला है वो सब बेकार है, निचले स्तर पे है, छोड़ देते हैं।